मंजीत परेशान से एक दूसरे को देखने लगे कि यह कहाँ गई होगी। माँ, मेरी मती मारी गई थी जो शादी की बात का जिक्र किया। अगर गुस्से में कुछ गलत कर बैठी तो क्या मुंह दिखाऊंगी मैं उसके पापा को। देव, माँ परेशान नहीं हो, यहीं कहीं बैठी होगी मुंह फुलाकर, हम ढूंढ लेंगे उसे। मंजीत, हाँ माँ, आप जानती है ना वो पागल है लेकिन बेवकूफ़ नहीं। माँ, लेकिन तुम लोग नहीं जानते कि शादी के नाम पर वह कितना पागल हो जाती है। देव, आप जाकर आराम करो, टेंशन मत लो, हम उसे ढूंढ कर ले आएंगे। माँ, नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मंजीत, आप परेशान हो जाएंगी। अगर वो वापस लौटे तो आप हमें कम से कम फ़ोन करके बता तो देंगी कि वो आ गई है। माँ, नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। देव को कुछ याद आया। उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और ऋषभ को कॉल की। ऋषभ अपना काम खत्म कर वापस लौटने की तैयारी कर रहा था। उसने फ़ोन उठाया। हाँ बोलो। देव ने उसे सब कुछ सुनाया। पता नहीं यार कहाँ चली गई, तुम देखो कहीं आसपास, तुम्हें दिखे तो हमें बताना, हम भी निकल रहे हैं यहाँ से। ऋषभ, ठीक है, मैं देखता हूँ। वह अब तारा को ढूंढने के लिए निकल गया। तीनों परेशान से खड़े थे कि कहाँ से ढूंढना शुरू करें तारा को, पता नहीं कहाँ गई होगी। तभी एक बच्चा आया। आप लोग तारा दीदी को ढूंढ रहे हो ना? मंजीत, हाँ, तुमने देखा उसे? बच्ची ने बताया कि उसने तारा को रोते हुए किशोर जाते हुए देखा है। देव परेशान सा बोला, वहां तो बस कुछ बिल्डिंग बन रही हैं और आजकल काम भी बंद है उधर, कहीं वो कुछ गलत। मंजीत, यार नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेगी वह। दोनों जल्दी से आगे बढ़े कि माँ भी उनके साथ चलने की जिद करने लगी। माँ, मैं भी चलूंगी तुम दोनों के साथ। देव ने गाड़ी निकाली और मंजीत माँ के साथ उस ओर बढ़ चले। तारा वहां एक 4 मंजिला बिल्डिंग पर, जिस पर अभी काम चल रहा था, उसकी टेरेस पर आराम से बैठी हुई थी। वह बार बार रास्ते की तरफ देख रही थी कि घर वाले आए भी हैं या नहीं। पता नहीं उस बच्ची ने जाकर घर पर बताया होगा भी या नहीं कि मैं यहाँ हूँ। पता नहीं कहीं खेलने के चक्कर में बताना तो नहीं भूल गया और यहाँ मैं पागलों की तरह उनके इंतजार में बैठी रहूँ। सब मेरे खिलाफ हो गए थे ना, अब देखो कैसी नौटंकी करती हूँ मैं। फिर कोई दोबारा शादी का नाम भूल कर भी नहीं लेगा मेरे सामने। पहले इस काम को ख़त्म कर लूँ, फिर उस रावण रॉय को भी देखूंगी, उससे भी हिसाब चुकता करना है। उसकी डूबी किस्मत खुद अपने हाथों से डुबोकर ख़त्म करूंगी। वह अपने घर वालों का इंतज़ार करने लगी कि तभी घर की गाड़ी उसे दूर से आती दिखी। तारा जल्दी से टेरेस के कोने पर जा उदास सा चेहरा बनाकर खड़ी हो गई। तीनों जब वहां पहुंचकर जल्दी से गाड़ी से उतरे तो सामने 4थी मंजिल की छत पर तारा को खड़े देख घबरा गए और बाहर बिल्डिंग के नीचे पहुंचे। माँ चीखी, तारा, क्या कर रही हो वहां, नीचे आओ। तारा रोने का नाटक करते हुए बोली, वही तो कर रही हूँ, सीधा यहीं से नीचे आ रही हूँ। मंजीत, अरे यहाँ से नहीं, सीढ़ियों से आओ, होश में आओ, जैसे ऊपर गई थी वैसे ही वापस आओ। तारा, नहीं, मैं नहीं आऊंगी, किसी को मेरी जरूरत ही क्या है, मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए, आप लोग खुश रहना। माँ घबराते हुए बोली, पागल हो गई है, कुछ भी बोले जा रही है, चुपचाप वापस आ। देव बेटा, जाकर नीचे लेकर आओ इसे। देव जैसे ही बिल्डिंग के अंदर की तरफ बढ़ा कि तारा ने उसे वहीं रोक दिया। खबरदार, जो कोई बिल्डिंग के अंदर आया तो मैं इसी वक्त यहीं से कूद जाऊंगी। तीनों परेशान थे कि इसे क्या हुआ है जो मरने की बातें कर रही है। माँ, तू ऐसा क्यों करना चाहती है? तारा, मैं तो कुछ भी नहीं करना चाहती, पर आप लोग जरूर मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो, मुझे खुद से अलग करना चाहते हो। उधर मौली के पापा मिस्टर गुप्ता को एक लेटर मिला जिसे खोलने पर पता चला कि उसे देव ने भेजा है। ये देख वो बहुत नाराज हो गए कि अब क्या चाहता है ये 3 साल बाद। अब मिसेस गुप्ता भी वहां उनके पास मौली के साथ आ गई। पापा मौली को गुस्से से बोले, ये सब क्या है और हमें तो कुछ भी पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। मौली, मैं बस बताने ही वाली थी। पापा, कब, अभी बताओगी या सीधे शादी के बाद ही बताना है? मौली ने उन्हें सब कुछ सुनाया कि कैसे उसे शिखा मिली जिससे उसे पता चला कि देव ने कभी मेरे बारे में घर पर जिक्र ही नहीं किया था। उसके बाद तारा की तबीयत खराब हुई और वह वहां उसके घर पहुंची। तब उसे राधा माँ ने किस तरह देव के बारे में सब कुछ सुनाया। सच जानने के बाद वह देव के पास गई। तब उसे उसकी नाराजगी की वजह पता चली। हम दोनों अब शादी करना चाहते हैं पापा, और उसके घर वाले भी तैयार हैं, बस आपकी रजामंदी चाहिए। माँ,
क्या वजह थी? हुआ क्या था? मौली चुप हो गई। मिस्टर गुप्ता ने वह लेटर पढ़ना शुरू किया। मैं जानता हूँ पापा कि आप मुझसे नाराज हैं और आपका हक भी है। 3 साल पहले मेरे दोस्त कबीर के कहने भर से ही आप दोनों मुझे अपनी बेटी सौंपने को तैयार हो गए थे। आपका भरोसा बन गया था कबीर पर कि वह किसी गलत रिश्ते को आपकी सिफारिश नहीं करेगा। मैं जानता हूँ पापा कि आप मुझसे नाराज हैं और आपका हक भी है। 3 साल पहले मेरे दोस्त कबीर के कहने भर से ही आप दोनों मुझे अपनी बेटी सौंपने को तैयार हो गए थे। आपका भरोसा बन गया था कबीर पर कि वह किसी गलत रिश्ते के लिए आपको सिफारिश नहीं करेगा। और मैं यह भी जानता हूँ कि आपको और माँ की पहली पसंद कबीर था, लेकिन सिर्फ मौली की खुशी की वजह से आप दोनों ने मुझे चुना। लेकिन मैंने आपका भरोसा तोड़ दिया। आप सोच रहे होंगे कि मैंने लेटर आपको क्यों भेजा है, खुद क्यों नहीं आया, कैसे आता आप लोगों के सामने। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी आपका सामना करने की। अगर मैं सामने आता तो आप शायद मेरी बात सुनते भी नहीं। इसलिए लेटर लिख रहा हूँ कि कम से कम एक बात मेरी बार पढ़ेंगे तो सही। जानता हूँ कि एक बार भरोसा तोड़ दिया है, पर एक आखिरी मौका चाहता हूँ अपने माँ पापा से। हाँ, आप मुझे मौका दें या ना दें, पर मैं आपको माँ पापा मान चुका हूँ। आप जब चाहें मुझे बुलाकर डांट सकते हैं, मार भी सकते हैं, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि आपको कभी दोबारा निराश नहीं करूँगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैंने सोच लिया था कि जब दोबारा घर वापस आऊँगा तब घर वालों से अपनी और मौली के बारे में बात करूँगा। लेकिन सब कुछ बदल गया। मेरा दोस्त कबीर शहीद हो गया। आखिरी बार देख भी नहीं पाया उसे। कुछ दिन तक मैं बिल्कुल होश में नहीं था कि क्या करना है और क्या नहीं। बहुत टूट गया था। बस मौली ही सहारा थी मेरा। एक दिन मैं तारा मौली के पास गया उन्हें कबीर के बारे में बताने के लिए। उसी रात मैंने तारा और मौली की बातें सुनी तो पता चला कि कबीर भी मौली को पसंद करने लगा था, लेकिन वह अपने दोस्त को धोखा दे रहा है यह सोचकर अंदर ही अंदर घुटता रहा। तारा तो फिर भी मेरी दोस्त थी, लेकिन मौली पर तो मैंने खुद से ज़्यादा भरोसा किया था और वही एक आखिरी सहारा थी मेरा। लेकिन वह सब कुछ जानकर भी खामोश रही। मैंने कई महीने इंतज़ार किया कि वह खुद आकर मुझे सब सच बताए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपने दोस्त की मौत के बाद वैसे ही बहुत टूट चुका था, लेकिन उसकी मौत के बाद भी मौली की चुप्पी ने मेरे दिमाग में उसके लिए एक नाराज़गी भर दी। मैंने तय कर लिया कि मौली को छोड़कर चला जाऊंगा और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दूंगा। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि अगर कहीं मैंने मौली से शादी कर भी ली और बाद में मुझे कुछ हो गया तो उसका क्या होगा। कबीर के घर वालों को संभालने के लिए भी मैं था, पर मेरे बाद मौली को संभालने वाला कोई नहीं होगा। मुझे लगा कि 1-2 साल बाद मौली मुझे भूलकर आगे बढ़ जाएगी। मैंने तय किया था कि मैं किसी और से कभी शादी नहीं करूँगा। लेकिन बाद में जब एक बार मुझे मौली मिली तो मैंने अपनी शादी होने का झूठ बोल दिया ताकि वह ज़िंदगी में आगे बढ़े, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। अब इतने दिनों बाद मुझे पता चला कि मौली आज तक इंतज़ार कर रही है, और जब मेरे दोस्तों ने मुझे समझाया तब मैंने महसूस किया कि भविष्य की वजह से हम आज जीना नहीं छोड़ सकते। मेरे भाई कबीर की भी इच्छा थी कि मेरी और मौली की शादी हो। मैं अपनी जिम्मेदारी को समझने और अब उसे निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आप दोनों से माफ़ी चाहता हूँ और वादा करता हूँ कि दोबारा आपको निराश नहीं करूँगा। आपकी रजामंदी के बाद ही शादी करूँगा, और अगर आपकी सहमति नहीं हुई तो ज़िंदगी भर मौली का इंतज़ार करता रहूँगा। मिस्टर गुप्ता सोच में पड़ गए। उन्हें यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि देव ने झूठ बोला है या बहाना बनाया है। उसने अपने दिल की सारी बातें साफ साफ शब्दों में यहाँ लिख रखी थीं। मौली अब घबरा रही थी कि क्या पापा देव की सच्चाई जानने के बाद उसकी बात मानेंगे। क्या वो मेरी और देव की शादी के लिए तैयार होंगे। वह हैरान भी थी कि देव ने कितनी अच्छी तरह अपने दिल की बात पापा के सामने रखी है। दोनों माँ पापा बंद कमरे में देव के बारे में बात कर रहे थे। पापा, तुम्हें क्या लगता है कि इस लड़की को एक मौका देना चाहिए? माँ, मेरे दिमाग में कई बार आता था कि देव की कहीं ना कहीं कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन आज सब पता चल गया। पापा, लेकिन वो 3 साल का क्या जो हमारी मौली ने दुख देखा। माँ, देव ने भी तो अपना प्यार और एक दोस्त खोया। गलती तो हमारी मौली की भी थी जो चुप रही। कबीर जिंदा होता तो शायद देव को उसकी चुप्पी इतनी नहीं खटकती, लेकिन उसके जाने के बाद भी मौली की खामोशी देव के दिल में चुभ गई। पापा, यह भी तो चुपचाप सब सहन कर रहा था। माँ, जब देव और मौली दोनों ही अपने रिश्ते को मौका देना चाहते हैं तो हम भला इन्हें क्यों रोक रहे हैं।
तकरीबन घंटे भर बाद उनमें आपस में बात चली कि क्या किया जाए। मौली उनके कमरे के बाहर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि बस माँ पापा मान जाएं। यहाँ देव, मंजीत और माँ तारा को मनाने में लगे थे। तारा अब ना तो खुद नीचे आ रही थी और ना किसी को ऊपर आने दे रही थी। माँ, ऐसा नहीं कहते, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुझसे। तारा माँ की बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगी कि माँ कैसे बच्चों की तरह उसे बहलाने की कोशिश कर रही हैं। देव ने जब देखा कि तारा का ध्यान माँ की तरफ है तो उसने फटाफट से फ़ोन निकालकर ऋषभ को वहाँ की लोकेशन भेजी और बताया कि तारा यहाँ क्या करने की कोशिश कर रही है। मंजीत उसके पास आया। ये लड़की पागल हो चुकी है, अब क्या करेंगे? मंजीत उसके पास आया। ये लड़की पागल हो चुकी है, अब क्या करेंगे? देव, उसका ध्यान सिर्फ हम तीनों की तरफ है। ऐसे में हम उसे उलझा कर रखेंगे और थोड़ी ही देर में ऋषभ आ जाएगा। माँ, तारा क्यों कर रही हो बेटा ऐसा? तारा, क्योंकि अब यही रास्ता बचा है मेरे पास। इस दुनिया में और कोई जगह नहीं है मेरे लिए। देव, लगता है इसका दिमाग खिसक गया है। तारा आज पूरे मूड में थी कि इन सभी को तंग करना है। अगले 10 मिनट में ऋषभ वहां आ पहुंचा। वह दूसरे रास्ते से आया था तो तारा उसे देख नहीं सकी। ऋषभ तारा से नजरें बचाकर चुपचाप बिल्डिंग के अंदर घुस गया। माँ ने उसे जब जाते देखा तो देव को बोलने को हुई, लेकिन उसने उनकी बात काट दी और उन्हें ऋषभ को भेजा अपना मैसेज दिखाया कि तारा को कहीं शक ना हो जाए। माँ धीरे से बोली, तो यह ऋषभ है, पर अभी भी अपना मुंह क्यों छुपाए हुए है? मंजीत, माँ जान पर ध्यान दो, मुंह पर नहीं। माँ, मुझे तो बस तारा चाहिए। तारा इस बात से बेखबर थी कि ऋषभ बिल्डिंग के अंदर आ चुका है। घंटे भर के विचार विमर्श के बाद आखिरकार माँ पापा ने देव के लेटर में दिखती उसके दिल की सच्चाई और मौली की खुशी की खातिर इस रिश्ते को हाँ कहने की सोच ली थी। मौली ने जब यह सुना तो वह बहुत खुश हो गई। उसने अब जल्दी से देव को फ़ोन किया, लेकिन देव ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। मौली सोच में पड़ गई कि आखिर देव उसका फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। लगता है किसी काम में बिजी है। उसने अब तारा को फ़ोन किया, पर उसका फ़ोन तो घर पर था तो किसी ने उठाया ही नहीं। मौली परेशान हो गई कि वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना। तारा ने मन ही मन सोचा कि चलो अब बहुत हो गया, इतना ही तंग कर दिया है मैंने कि इन लोगों को अब दोबारा मुझसे शादी के बारे में बात करने से भी डर लगेगा। वह अब यह सोच ही रही थी कि उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे टेरेस पर आ पहुंचा है। तारा ने घबरा कर पीछे मुड़कर देखा तो सामने ऋषभ खड़ा था। उसे देखते ही एक बार को तारा सोच में पड़ गई कि ये कौन है। फिर उसे ऋषभ की कल की हरकत याद आ गई। ओह, तो यह ऋषभ है। इसने अभी तक मुंह क्यों ढका हुआ है? लगता है अब भी कुछ शरारत चल रही है इसके दिमाग में। उसने सोचा कि क्यों ना लगे हाथ इसकी भी अकल ठिकाने लगा दी जाए। ऋषभ को अंदर ही अंदर यह डर भी था कि कहीं तारा उसे सामने देखकर डर कर कोई हड़बड़ी में गलती ना कर बैठे, इसलिए वह चुपचाप खड़ा रहा। तारा, अरे तुम तो वही हो ना, बदनाम आशिक जिसका सभी मजाक उड़ाते हैं और जो किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहा। तुम यहाँ भी आ गए, क्या बात है? कल तो बड़ा कह रहे थे कि मैं बस रात में ही घर से निकलता हूँ, आज फिर दिन में कैसे निकलना हो गया? ऋषभ अब तारा को बड़े प्यार से बोला, वह सब तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ नीचे। तुम्हें अंदाजा भी है देव, मंजीत और राधा माँ कितने परेशान हो रहे हैं। तारा यह सुनकर हंसने लगी। अरे वाह, तुम्हें बड़ी फिक्र है सबकी। चलो बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? यह सुनकर ऋषभ सोच में पड़ गया कि कहीं से बचाने के चक्कर में मेरी पोल ना खुल जाए। तुम्हें मुझसे कोई लेना देना नहीं है, तुम बस चुपचाप मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ, ना कि अपना परिचय देने। तारा, क्यों जाऊँ? मैं नहीं जाऊँगी। तुम तो पागल हो ना, लेकिन बातों से तो नहीं लग रहा। कल तो अलग तरह से बातें कर रहे थे, अब बड़ी समझदारी दिखा रहे हो। यह सुन ऋषभ सोच में पड़ गया, कितनी पागल लड़की है, यहाँ मरने के लिए खड़ी है पर पूछताछ बिल्कुल दरोगा की तरह जारी है। तारा, मुझे पता है तुम ही रावण रॉय हो। ऋषभ हैरान सा उसे देखने लगा। तारा, लगाना 440 वोल्ट का झटका। मैंने कल देव और माँ की बातें सुन ली थी। ऋषभ गंभीर हो गया। अच्छा ठीक है, मैं हूँ रावण, मेरा मतलब ऋषभ रॉय, तो इससे तुम्हारा क्या लेना देना? शायद तुम जानती नहीं हो कि यह जो तुम कर रही हो वह कानूनन जुर्म है। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी गिरफ्तार कर सकता हूँ, इसलिए तमाशा मत करो। जो भी बात है शांति से बैठकर बात करते हैं। तारा नाराज होते हुए बोली, मुझे नहीं करनी। ऋषभ, चुपचाप चलो वरना। तारा,
वरना क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ऋषभ, नहीं, बस बता रहा हूँ कि खींच कर ले जाऊंगा, इसलिए प्यार से मेरे साथ चलो, मुझे गुस्सा नहीं दिलाओ। तारा गुस्से से बोली, अच्छा, एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर एक कदम भी तुमने आगे बढ़ाया तो मैं सीधा नीचे कूद जाऊंगी। ऋषभ परेशान सा उसे देखने लगा। यार अजीब मुसीबत है, कहाँ फंस गया मैं, क्या करूं? देव नीचे से बोला, तारा, तारा प्लीज वापस आ जाओ, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। तीनों अब जैसे ही बिल्डिंग के अंदर आने को बढ़े कि तारा ने उन्हें वहीं रोक दिया। मैं बता रही हूँ, कोई अंदर नहीं आएगा। तीनों मजबूरन वहीं खड़े हो गए। माँ, देव तारा को नीचे लाओ। देव, माँ मुझे लगता है कि ऋषभ उसे नीचे ले आएगा, हम यहीं इंतजार करते हैं, अगर हम भी अंदर गए तो हो सकता है कि वह कुछ गड़बड़ कर दे। ऋषभ ने तारा का ध्यान नीचे की तरफ देखा तो धीरे से उसकी ओर बढ़ा कि तारा वापस से उसकी तरफ मुड़ गई। पीछे हटो रावण कहीं के। ऋषभ पीछे हट गया। कुछ ही पलों में वहां मोहल्ले वालों की भीड़ जमा हो गई। सभी लोग तारा को नीचे आने के लिए कहने लगे, पर तारा के दिमाग में तो कुछ और चल रहा था। तारा सोचने लगी कि यह अच्छा मौका है, सभी लोगों के सामने इसे मजा चखाऊंगी तो दोबारा मुझसे पंगा लेने की सोचेगा भी नहीं। ऋषभ, तमाशा मत करो तारा, नीचे चलो। तारा, तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? ऋषभ झल्ला उठा, नहीं, मैं तो यहाँ छत पर हवा खाने आया हूँ, जाहिर सी बात है तो मैं लेने ही तो आया हूँ। तारा, तो ठीक है, पहले इधर मेरे सामने आओ, पर दूर रहो, मैं चाहती हूँ कि ये तीनों और सभी लोग तुम्हें देख पाएं। ऋषभ उसके कहे अनुसार उसके सामने दूर आ खड़ा हुआ। तारा, कान पकड़कर 100 बार उठक बैठक करो, मेरे दोस्तों से भी यही करवाया था ना तुमने? ऋषभ एक पल को हैरान सा खड़ा रह गया। तुम होश में तो हो, क्या कह रही हो? उनसे अकेले में करवाया था, लेकिन यहाँ भीड़ है। तारा, वही कह रही हूँ जो तुमने सुना, सोच लो, वरना मैं नहीं मानूंगी, तुम भीड़ पर ध्यान ही मत दो। ऋषभ ने भीड़ की तरफ देखा तो परेशान सा तारा को देखने लगा। कुछ तो सोचो बोलने से पहले, ऐसे कैसे ध्यान ना दूं? यहाँ इतने लोगों के सामने कान पकड़कर उठक बैठक करूं, वो भी इस आर्मी की यूनिफॉर्म में? कुछ तो रहम करो, क्यों मेरी इज्जत खराब कर रही हो? तारा, बिल्कुल नहीं सोचूंगी, कल तुमने सोचा था मुझे डराने से पहले। ऋषभ, ओह, तो कल की बात का बदला ले रही हो? तारा, हाँ, मरने से पहले सारे हिसाब बराबर तो कर लूं, करना है तो करो, वरना जाओ यहाँ से, सुकून से मरने दो मुझे। कहते हुए वह आगे बढ़ने को हुई कि ऋषभ घबरा कर बोला, रुको, करता हूँ। देव, ये क्या बात कर रहे हैं आपस में? मंजीत, पता नहीं। ऋषभ ने ना चाहते हुए भी अपने कान पकड़ उठक बैठक शुरू कर दी। तारा जोर जोर से गिनती करने लगी, 1, 2, 3। वह नज़ारा देख हर कोई हैरान था, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। देव और मंजीत एक दूसरे को हैरान से देखने लगे। माँ, ये ऋषभ उठक बैठक क्यों कर रहा है? मंजीत, लगता है तारा ने कहा है इसे। माँ, लेकिन क्यों? देव, शायद हिसाब बराबर कर रही है। माँ, हे भगवान, तो अकेले में कर लेती, यहाँ दुनिया के सामने उस बेचारे का मजाक उड़ाने की क्या जरूरत थी? अब भीड़ के लोग एक आर्मी ऑफिसर को ऐसे छोटे बच्चों की तरह कान पकड़ उठक बैठक करते देख हंसने लगे। देव मंजीत को बस इस बात की चिंता थी कि कहीं ऋषभ का गुस्सा ना आ जाए, वरना उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। ऋषभ को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था यह सब, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी भीड़ की तरफ देखने की। उन लोगों के हंसने की आवाज़ें उसे सुनाई दे रही थी, बस जैसे तैसे अपने आप को शांत बनाए रखने की कोशिश करने लगा। तारा चुपचाप उसे देख मुस्कुराती रही। 99, 100। ऋषभ अब हाफते हुए बोला, हो गया, खुश, अब तो चलो। तारा, नहीं, अब 20 बार जोर जोर से चिल्लाओ कि तुम रावण रॉय हो। ऋषभ झुंझला कर बोला, तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही हो। तारा, कुछ ऐसा ही समझ लो, और हाँ, इतनी तेज बोलना कि नीचे खड़े लोगों को तुम्हारी आवाज़ सुनाई दे। ऋषभ बुरी तरह फंस चुका था। उसने गुस्से से देव की ओर देखा, वो बस उसे शांत रहने का इशारा कर रहा था। ऋषभ खुद को कोसने लगा कि आया तो था तारा को बचाने, लेकिन खुद की जान आफत में आ गई। तारा बड़ी मासूमियत से बोली, प्लीज़ बोल दो ना 20 बार। तारा ने यह बात इतनी मासूमियत से कही कि ऋषभ मना नहीं कर पाया। वह अब 20 बार तेज आवाज़ में बोला, मैं रावण रॉय हूँ। उसकी आवाज़ नीचे खड़े लोगों ने सुनी तो हैरान से आपस में एक दूसरे को देखने लगे कि वहाँ टेरेस पर ये क्या नाटक हो रहा है। मंजीत, आज तारा नहीं छोड़ेगी इसे। माँ, बिल्कुल पागल है ये लड़की। ऋषभ, अब तो चलो तारा, मैंने बोल दिया। तारा, रुको, थोड़ा सोचने दो, इतना बड़ा फैसला लिया था मैंने मरने का, अब उसको बदलने के लिए कुछ बड़ा होना चाहिए ना। ऋषभ, बस बहुत हो गया तुम्हारा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, समझी? तारा,
यह तो तुम्हें कल की हरकत करने से पहले सोचना चाहिए था। ऋषभ, मैंने तो हिसाब पूरा किया था उस दिन फ़ोन पर तुमने जो मुझसे बदतमीजी बात की थी उसका। तारा, मैंने भी तो हिसाब बराबर किया था कि तुमने मेरे दोस्तों को परेशान किया था। ऋषभ, वह हम तीनों का आपस का मामला था। तारा, गलत। वे दोनों मेरे दोस्त हैं, जो उनका दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। ऋषभ, अच्छा अगर ऐसी बात है तो अब हम तीनों दोस्त बन चुके हैं, फिर उस हिसाब से तो तुम भी मेरी दोस्त हुई ना। तारा यह सुनकर चुप हो गई और आराम से बैठ गई। लगभग 10 मिनट खड़े रहने के बाद ऋषभ उसे बोला, तारा प्लीज़ चलो, मुझे और भी काम है, फिर वापस भी जाना है। तारा खड़ी हो गई, ठीक है चलो। ऋषभ की जान में जान आई कि तारा एकदम से रुक गई। उसे कुछ याद आया। 1 मिनट रुको, ऋषभ खींच कर बोला। अब क्या हो गया? तारा, जब मैं जान ही चुकी हूँ कि तुम ऋषभ रॉय हो, फिर तुमने मुंह क्यों छुपा रखा है? अपने चेहरे से नकाब हटाओ। ऋषभ यह सुनकर दंग रह गया। ये क्या कह रही हो? तुम्हें मेरे चेहरे से क्या लेना देना है? तारा, है ना लेना देना। कल इसी बात का फायदा उठाया था ना तुमने, और बड़े मजे से बोल रहे थे कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। आज तो तुम्हारे मुंह से कपड़ा हटवा कर ही रहूंगी। ऋषभ, देखो तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकती, ये मेरा पर्सनल मैटर है कि मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखाऊं या नहीं। तारा हंसते हुए बोली, ऐसा भी क्या राज छुपा है तुम्हारे चेहरे में, और मैं कौन सा कुछ फायदा उठा लूंगी। मैं तो बस एक बार तुम्हें देखना चाहती हूँ, जिससे तुम बिना निकाब के मेरे सामने आओ तो मुझे दोबारा बेवकूफ़ ना बना सको। ऋषभ बार बार मना करने लगा कि वह चेहरा नहीं दिखाएगा, तो तारा भी जिद पर अड़ गई कि अब तो वह उसका चेहरा देख कर ही रहेगी। सोच लो वरना मैं कूद जाऊंगी, कहते हुए वे छत के किनारे पर वापस जा खड़ी हुई। देव, माँ और मंजीत के साथ बाकी लोग घबराहट से उन दोनों को देख रहे थे कि अब क्या होगा। तारा को बातों में बहलाकर ऋषभ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। देखो बहुत तमाशा हो गया, अब चलो भी नीचे। तारा, चलूंगी, लेकिन पहले मुझे अपना चेहरा दिखा दो। ऋषभ, बच्चों जैसी जिद नहीं करो। तारा, तुम भी लड़की जैसे नहीं शर्माओ। ऋषभ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ठीक है मैं दिखाता हूँ, लेकिन उसके आगे की जिम्मेदार तुम खुद होगी। तारा उत्सुकता से, मैं भी तो देखूं आखिर क्या है इस चेहरे में जो तुम इसे छुपाकर घूम रहे हो। ऋषभ ने अपना नकाब खोलने के लिए हाथ बढ़ाया और बस उसे खोलने का नाटक करने लगा। यह देख देव, मंजीत परेशान से एक दूसरे को देखने लगे। तारा, खोलो ना। ऋषभ, पता नहीं उलझ गया है शायद, तुम आकर मेरी मदद करो इसे खोलने में। तारा, एक काम भी ढंग से नहीं होता तुमसे रावण रॉय, आओ इधर मैं खोलती हूँ। ऋषभ यही तो चाहता था कि तारा के पास जाकर उसे पकड़ ले। वह चुपचाप मुस्कुराते हुए उसके पास पहुंच गया। इधर तारा ने अपना हाथ जैसे ही उसके नकाब को हटाने के लिए उठाया, उधर ऋषभ ने फटाफट से उसके हाथ को पकड़ लिया। यह देख अब सभी लोगों की जान में जान आई। ऋषभ, बहुत परेशान किया है तुमने, अब बताता हूँ तुम्हें। बहुत नाटक हो गया तुम्हारा, चलो जल्दी, कहकर वो उसे अपने साथ ले जाने लगा। लेकिन तारा अब गुस्से से उससे अपना हाथ छुड़ाने लगी। ऋषभ, बस करो ये जिद। तारा ने गुस्से से ऋषभ को देखा। तुमने मुझे धोखा दिया ना, अब भुगतो। ऋषभ कुछ समझ पाता कि तारा ने उसके चेहरे से नकाब हटा दिया। नीचे खड़े सभी लोगों की नज़र ऋषभ पर जा टिकी। माँ अब नम आंखों से ही ऋषभ को देखती रह गईं। देव और मंजीत बुरी तरह हड़बड़ा गए। ऋषभ तारा की इस हरकत पर हैरान सा उसे खड़ा देखता रह गया। तारा ने हंसते हुए उसकी ओर देखा तो बस एकटक देखती रह गई